अच्छा जी, दो तीन चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसके बाद आप शाह साहब से अपने सवाल लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मिड 90s से जब ये जमात बनी तहरीक इंसाफ, उस वक्त से इमरान खान कहते आए हैं कि ये दोनों जमातें एक माफिया हैं। माफिया का काम क्या होता है? वो पहले एक जुर्म करती है, जुर्म करने के बाद जब वो पकड़ में आती है तो वो लोगों को ख़रीदती है, अगर वो कोई ख़रीदा ना जाए तो उसको डराती है, डराया ना जाए तो उसको रास्ते से निकाल देती है, मीन उसको कत्ल करके कुछ और करके। आपके सामने यहाँ पर जजेस की ऐसी ऐसी टेप्स जो काबिल एतराज़ टेप्स थी, उनके साथ भी उन्हें ब्लैकमेल किया गया। आपके सामने डॉक्टर रजवान को, मकसूद चपड़ासी को रास्ते से भी हटाया गया। आपके सामने यहाँ पर जस्टिस क्यूम जैसे जजों को ख़रीदा भी गया। आपके सामने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला आवर भी हुए। तो आपने जो माफिया के तमाम करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे देख लिए। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ बेची जाती थी कि ये बड़े तजर्बेकार हैं, इनको बहुत अच्छी इकॉनमी चलानी आती है, इनको बहुत अच्छी गवर्नेंस करनी आती है, और ये सारा ढोल पीट के सारी इन चीज़ों के कंधों पे बैठ के ये हुकूमत में आए। 3 महीने हो गए हैं, ऊपर 1 या 2 हफ्ते हुए हैं 3 महीने से। उसके दौरान डॉलर का हालत आप देख लें, मईशत जो 6% पे ग्रो कर रही थी, उसी मईशत का आज कोई एलसी नहीं खुल रही। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग देख लें, आज लोगों के घरों के अंदर ग्रॉसरी के जो सौदा सल्फ उन्होंने लेना है उसके उनके ऊपर क्या हालात हैं वो आप देख लें। वो सब आपके सामने, बेरोज़गारी आपके सामने। तो नाहल और नकम्मे तो ये थे ही, करप्ट उससे पहले थे, पनामा में डिक्लेयर हुए थे। बेज़मीर जो थे, ज़मीर फरोश, वो साबित हो गए जब इन्होंने लोटे ख़रीदे। आज आखिरी चीज़ रह गई थी, ये बुज़दिल हैं, वो भी आज इन्होंने साबित कर दिया कि जब ये हार रहे हैं तो ये बाजमात रो रहे हैं। ये तमाम टोला जिनको बहुत बड़े मुफक्कर, जिनको बहुत बड़े तजर्बेकार बना के बेचा गया था, वो आज बाजमात वहाँ पर खड़े रो रहे थे और सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि हमने नहीं खेलना, हमने मामा पास जाना है। और जिन्होंने सबक पढ़ाया हुआ था, उसमें मुझे मौलाना फजल रहमान साहब की बात करने की बात समझ आती थी, उसमें मुझे बिलावल भुट्टो की बात करने की भी बात समझ आती थी, उसमें मुझे एहसन इकबाल की बात करने की भी समझ आती थी। लेकिन उसमें बेचारे असलम बुतानी साहब, उनके पास एक सीट है, पंजाब में वो पॉलिटिक्स नहीं करती उनकी पार्टी, कोई सीट नहीं है, उनको भी किसी ने सबक पढ़ा के भेजा हुआ था कि आपने ज़रूर बोलना है। उसके पीछे एक और शख्स को सबक पढ़ा के एक और, तो अगर आप देखें तो वो बेचारे बाजमात सारे सबक पढ़ के बोल रहे थे कि हमें एतमाद नहीं है। अब जब इन्होंने बिल्कुल एतमाद का इन्होंने कह दिया कि इनको एतमाद नहीं है सुप्रीम कोर्ट पे, तो अब आप बताइए कल सुप्रीम कोर्ट इन पर वापस कैसे एतमाद करेगी किसी भी और चीज़ में? कल सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से अटॉर्नी जनरल को अपने सामने पेश होने देगी इसी हुकूमत की? कल सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से किसी और केस में हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत लेगी या देगी? जिस शख्स ने जजेस की सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना है, जो वज़ीर दाखिला है आज का, राना सनाउल्लाह, वो अदालत के सामने खड़े होकर कहता है कि अगर फुल बेंच ना बना तो हम बाइकाट करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में अदालत को धमकी दी जाती है। अदालत ने फिर भी, जैसे शाह साहब ने फरमाया कि अदालत को सैल्यूट है, अदालत को हमारा ग्रेटिट्यूड है, अदालत को हमारा सलाम है, जिस खंदा पेशानी से, जिस मैं ये कहूँगा कि जिस बुर्दबारी से उन्होंने इनकी सारी बदतमीज़ी सुनी, उसको बर्दाश्त किया और उसके बावजूद इनको बार बार मौका दिया। अब अगर कानून का कोई फार्मूला, कानून की कोई शिक, मैथमेटिक्स का कोई फार्मूला 179 को 186 से बड़ा नहीं कर पा रहा, तो मुझे बताइए उसमें सुप्रीम कोर्ट का कसूर कैसा है? अब अगर आपको जजेस चाहिए, आपको ये वाले 3 जजेस नहीं चाहिए, हालांकि यही जजेस थे जब इन्होंने कासिम सूरी साहब के खिलाफ जो रूलिंग थी उसके खिलाफ फैसला दिया तो आपने मिठाइयाँ बांटी थी। आज आपको ये जजेस पसंद नहीं है तो क्या आपको वापस जस्टिस क्यूम चाहिए? क्या आपको वापस जस्टिस तारड़ चाहिए? क्या आपको उसी बेंच के अंदर जस्टिस शाहजेब खानज़ादा भी चाहिए? क्या आपको उसी बेंच के अंदर जस्टिस सना बुच्चा चाहिए? क्या आपको उसी बेंच के अंदर जस्टिस हमारे साफ़ी साहब चाहिए, सलीम साफ़ी साहब? तो इस तरह के बेंच तो अब नहीं बन सकते। अगर आपको इस तरह के बेंच बनाने हैं तो आप ज़रा नवाज शरीफ साहब से, सारों से बात करके एक दफ़ा फिर हिम्मत कीजिए। फिर हम तो इस चीज़ की कंडेमिनेशन ही करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे दोबारा हमलावर हो जाएं जैसे पहले हुए थे। जजेस को वहाँ से निकाल दें खुदा न खास्ता, और फिर अपनी मर्जी के जजेस बिठा के मर्जी के फैसले ले लें। हकीकत ये है कि 186 वोट पड़े हैं परवेज़ इलाही को, 179 वोट आपको पड़े हैं। दुनिया की कोई ताकत, कोई चीज़, कोई लॉजिक, कोई रैशनल मौजूद नहीं है, ना आइन के आर्टिकल 61 में, ना सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में,
जो 179 वोट्स को 186 वोट से ऊपर कर दे। आपने बिल्कुल आईजी को ये टास्क किया था कि 5 से 6 एमपीए गायब करने हैं, वो आपका प्रेशर नहीं ले सके, वो नहीं गायब कर सके, तो आपके एमपीएज ने वहां आकर वोट कर दिया। अब अभी तारिक बशीर चीमा साहब ने खुद माना कि शायद वो खत 21 की रात को लिखा गया है, ये उन्होंने अभी टेलीविजन पर खुद माना। तो जब वो खुद मान रहे हैं कि 21 की रात को लिखा गया है और ये जरदारी साहब और शुजात साहब ने बैठ के लिखा है, तो मुझे बताइए जो काफ लीग के उम्मीदवार हैं या उनके दूसरे कैंडिडेट जो एमपीएस हैं, उनको कहाँ से पता चलेगा? अच्छा, अगर डिप्टी स्पीकर के पास ये खत पहले से आया हुआ था, तो जब वो बैठे जाके असेंबली में, तो क्या उन्हें काफ लीग के लोगों को ये इत्तला नहीं देनी चाहिए थी ताकि वो अपना वोट ज़ाया ना करते? हो सकता है उन्होंने हमजा को वोट डालना होता, लेटर सर्कुलेट वही लेटर की कॉपी करवाते, उन्हें एक सर्कुलेशन भेजते और फिर कहते, पढ़ के सुनाते, कहते कि आपको कॉपी दे दी, अब आप पढ़ लें, ये ओरिजिनल मेरे पास है, आके देख लें, आपको हक है अपना वोट खराब ना करें। ये आइन के आर्टिकल, वैसे तो आइन में गुंजाइश नहीं है कि हेड ऑफ पार्टी जो है वो ये कर सके, लेकिन अगर लगता था स्पीकर को, वो कह रहे हैं मुझे अभी मिला लेटर, अभी कब मिला? असेंबली के दरवाजे तो बंद हो गए थे, वहां सबके सामने उन्होंने निकाला। दूसरा इसमें आइनी पॉइंट, कानूनी पॉइंट एक और है कि अब 176 वोट है वो आप कहते हैं पीटीआई के लोगों के हैं। अब आपने परवेज अलाई का वोट तो गिनानी कैंसिल कर दिया, तो उम्मीदवार तो खत्म हो गया। तो फिर ये बताएं वो 176 किसको मिले? जब परवेज अलाई खुद अपने आप को वोट नहीं डाल सके, तो उम्मीदवार तो परवेज अलाई खत्म हो गए। तो फिर वही बात हुई कि आप अकेले ही भागना चाहते हैं, आप चाहते हैं मुकाबले में कोई मुकाबले वाला ना हो। आप अदालतों से तभी, आपको अदालतों के ऊपर तभी एतमाद होगा अगर अदालत जो है वो परवेज अलाई साहब को उठा के किसी जंदान में बंद कर दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 176 और उसके साथ काफ लीग के जो हैं वो 10 अरकान को किसी किले में किसी जगह पर बंद कर दें और आपको अकेले इलेक्शन कराने दें, अकेले भागने दें, जो आपने किया, क्योंकि आपने तो परवेज अलाई को भी खुद को वोट नहीं डालने दिया। तो मैं आखिर पर सिर्फ आपको ये कहूँगा कि ना अदालतें आपकी मर्जी की आइंदा बननी है। आपके चेहरे पे जो नकाब था वो उतर चुका है, आपके चेहरे पे 3-4 नकाब थे वो सारे उतर गए। आप तजर्बेकार हैं, वो भी ख़त्म हो गया। आपको गवर्नेंस करनी आती है, वो पड़ी है, गवर्नर सहक रही है बेचारी चौक के अंदर बैठी हुई, वो भी आपके सामने है। आपको बहुत बड़ी पॉलिटिकल मनूवरिंग करते हैं। आपका पंजाब जो है वो आपका किला है, पंजाब में कोई आपको हरा नहीं सकता, वो भी आपके सामने है। इवन शाह साहब भी आपके सामने बैठे मुल्तान में, जो आपको हजीमत वाली शिकस्त दी है। और पूरे पंजाब के अंदर हमने 17 सीटें जीती, जिनमें से 2 पे आपने धांधली की, बड़ी खुल्लम खुला और छीनी, और 15 सीटें लेके हम बैठे हैं। लाहौर जैसे शहर में, जहां पर एक मैं कहूँगा कि एक उम्मीदवार जो है हमारे उस उम्मीदवार ने उस तरह से मेहनत नहीं की, अगर वो भी करता तो चारों की चारों सीटें हम वाइट वॉश आपको वहां पर करते। तो आपका ये वाला भरम भी चला गया। पॉलिटिकल मनूवरिंग एंड इंजीनियरिंग का भरम जो था वो भी पंजाब असेंबली के अंदर आपका तमाम हुआ। अब आपका आखिरी भरम था कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सामने गए, आपने अपना एक मतमा नज़र रखा, आपने अपनी वहाँ पर सबमिशन की, अदालत ने उसके खिलाफ फैसला दिया। अब इखलाकियात, सियासियात सब ये चाहती थी कि आप अदालत के फैसले को कल मानें। आपने वहाँ बुज़दिली दिखाई और आप वहाँ से भाग गए। इसके कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे अली जैदी साहब ने कहा, जैसे शाह साहब ने कहा, पाकिस्तान के ऊपर बहुत सीवियर हैं। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करे। पॉलिटिकल बातें, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग एक तरफ, लेकिन ये जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके पाकिस्तान के ऊपर असरात बहुत ख़तरनाक होंगे। अगर इन लोगों को अभी भी कोई ख्याल है मुल्क का, तो ये तौबा करें, अपना रास्ता दोबारा बदलें। जो सियासी जमातें होती हैं वो हुकूमत में आने के लिए भी होती हैं और वो अपोजिशन करने के लिए भी होती हैं, दोनों चीज़ों को खुले दिल से कबूल करते हैं। इमरान खान के ऊपर जब ये वक्त आया था, हालांकि सबके सामने अंधेर नगरी हुई थी, उसके बावजूद इमरान खान ने चुप करके अपनी डायरी उठाई थी, अल्लाह का नाम लेके जाके अवाम के सामने अपने आप को पेश कर दिया था। क्यों पेश कर दिया था? क्योंकि उन्हें एतमाद था कि उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, अवाम रिस्पॉन्ड करेगी। कासिम सूरी ने एक रूलिंग दी थी और उसके बाद वो हर जगह पाकिस्तान में गए, हर जगह जलसे किए, अवाम ने उन्हें किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। एक रूलिंग उधर मज़ारी साहब ने भी दी हुई है, दोस्त मज़ारी साहब ने, आप उनको कहें तो सही, नजर नहीं आ रहा कि किसी जगह पर वो अवाम के सामने जाके चाय का कप पी लें कहीं पे, क्योंकि उन्हें अपने कंडक्ट का पता है, उन्हें अपने किरदार का पता है। इसलिए अवाम अब आपसे मजीद बेवकूफ़ नहीं बनेगी। आपको कल ये फैसला तो उठाना पड़ेगा
یہ بوری تو اب آپ کو سر پہ اٹھانی پڑے گی، اور ساتھ ساتھ شرمندگی، ہزیمت، اور اب بہتر ہوگا کہ آپ لوگ قوم سے معافی مانگیں اور بتائیں کہ آپ بس ایسے اللہ تللے قسم کے چور تھے، یہ بیوقوف آپ نے ایک بنایا ہوا تھا، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، معافی مانگیں، اپنی جان چھڑائیں، جنرل ایکشن ہو، عوام ایک پارٹی کو مینڈیٹ دے، جس کو بھی دے، ہمیں دے، کسی پارٹی کو دے، اور آ کے وہاں پر ایک حکومت قائم کرے۔ یہ بتا دیں کہ مسلم لیگ نے پہلے بھی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا، وہ سب کے سامنے ہے، اس حملے میں اور آج بائیکاٹ والے حملے میں کتنا فرق ہے؟ وہ فزیکل اٹیک تھا، یہ وربل اٹیک تھا، فرق اتنا ہی تھا۔ شاہ صاحب یہ چیز بتائیے کہ قادر میں اس میں ایک شاہ جی میں اس میں ایڈ کر دوں، آج صبح جو پریس کانفرنس کی گئی، جو سارے کھڑے تھے پورے کے پورے، وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے کی گئی تھی، شام والی بھی، اور شام والی بھی ویسے کی گئی۔ میں تو یہ ہم بلکہ ساری قوم کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ یہ خود پرائم منسٹر غائب کدھر ہے؟ یعنی کہ وہ تو رات بھر کام کرتے ہیں نا، صبح 6 بجے پہنچ جاتے ہیں کام پہ اور ساری رات کام کرتے ہیں، تو وہ جواب کیوں، اپنی پوزیشن تو کلیئر کریں۔ ان کی کیبنٹ نے بغاوت کر دی ہے پاکستان کے سپریم کورٹ سے، وہاں کھڑے ہو کے، وہ خود کدھر ہیں؟ ان کا موقف تو سامنے ہے۔ اینٹی کورٹ حکومت جو ہے وہ فل کورٹ مانگ رہی تھی، کیا دراصل ان پر اپنا پرسنل ایجنڈا اتنا سوار ہو گیا ہے ان کے ذہنوں پر کہ انہیں نیشنل ایجنڈے کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ اپنے ذاتی مفاد کے اتنے تابع ہو گئے ہیں کہ انہیں ملک کی مفاد دکھائی نہیں دے رہا۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اداروں کے ساتھ تصادم دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف یہ بات کا ہے کہ کوئی ایسے مذاکرات، کوئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جنرل الیکشن کی طرف جایا جائے اور اس کے اوپر تمام سیاسی جو جماعتیں ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو بٹھایا جائے۔ آیا ان خبروں میں کوئی صداقت ہے؟ اور شاطی اسی میں لے لیں کہ آپ بھی ایسے وہ سیاستدان ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، مطلب سینئر، جن سے رابطہ ہو سکتا ہے، تو کیا ابھی تک کوئی باضابطہ رابطہ ہوا ہے کسی طرف سے؟ مجھ سے تو نہیں ہوا جی، میں مصدقہ طور پہ کہہ سکتا ہوں، اور میرے خیال میں ہماری پارٹی سے بھی نہیں ہوا۔ دیکھیے ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، اور سیاسی لوگ سیاسی بیٹھک سے کبھی کتراتے نہیں ہیں، لیکن اس کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہاں، ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں واحد حل اس ملک کی نو کو اس بھنور سے نکالنے کا ہے نئے انتخابات، شفاف فوری انتخابات۔ اس سلسلے میں اگر یہ ذہنی طور پر تیار ہیں تو ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں کہ الیکشن کیسے ہو سکتی ہے، ان کو ہم شفاف کیسے بنا سکتے ہیں، اگر کہیں اصلاحات درکار ہیں تو وہ کیا ہیں، ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن کو ہم نے کریڈیبل کیسے بنانا ہے، اس کی کریڈیبلٹی جو متاثر ہوئی ہے اس کو ہم نے بحال کیسے کرنا ہے، اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ ہم کوئی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ہماری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے ان کے ساتھ۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ملک کے تقاضے یہ ہیں، اور یہ ملک کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کا آبجیکٹو اپنے کیسز کو دفن کرنا تھا، ان کا آبجیکٹو نیب کو ڈی فینگ کرنا تھا، اور اپنے آبجیکٹوز کو حاصل کرنے کے لیے وہ ملک کو اگر ڈیفالٹ کی طرف دھکیل دیں تو یہ بہت بڑا المیہ ہوگا۔ سر پی ٹی ایم نے سپریم کورٹ کا بائیکاٹ کیا ہے، دوسری طرف خان صاحب نے بھی ایک ادارے کے لوگوں کے نمبر بلاک کیے ہوئے ہیں، کیا فرق ہے؟ کیا وہ بھی ادھر یہ کوئی سوال نہیں ہے یار۔ جب آج طرح سے ہم نے کہا کہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ جو 3 رکنی بینچ تشکیل دی ہے وہ کھول دی ہے، جب آپ یہ کیا کیا شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے نہیں کہا، مولانا نے کہا ٹی وی آپ نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو 3 رکنی بینچ ہے یہ فوری تشکیل دی ہے، جب آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تب آپ فوج پر الزامات لگا رہے تھے، آخر اس ملک میں جن بھی کچھ ہو رہا ہے تو الزامات ان کی لگائے جا رہے ہیں۔ دیکھیے ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین نے ہر ادارے کے رول کا ایک تعین کیا ہوا ہے، ہر ادارہ اپنے اس رول کے مطابق کام کرے تو کوئی کسی پہ انگلی نہیں اٹھائے گا۔ جو ایگزیکٹو کی ذمہ داریاں ہیں وہ ایگزیکٹو ادا کرے، جو لیجسلیچر کی ذمہ داری ہے، قانون سازی ہے، پالیسی میکنگ ہے، وہ لیجسلیچر کو کرنی چاہیے۔ جو آئین کی انٹرپریٹیشن ہے، تشریح ہے، انصاف مہیا کرنا ہے، جو جوڈیشری کی ذمہ داری ہے وہ اسے کرنی چاہیے۔ تو جب سارے ادارے آئین کی طے شدہ حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے کام کرتے ہیں تو یہ مشکلات
से हम निकल जाएंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इवॉल्व कर रहा है, इवॉल्व कर चुका है। आपके लोगों ने बड़ी सियासी पुख्तगी और मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है। उन्होंने नहीं देखा कि मिसाल के तौर पर आप बाई इलेक्शन को ले लीजिए, एक तरफ सरकारी फंड्स थे, रियायत थी, मराद थी, और दूसरी तरफ एक ऐसे कैंडिडेट को वोट दे रहे थे जो बज़ाहिर अगर जीत भी जाता तो अपोजिशन में बैठना था। लोगों ने पॉलिटिकल मैच्योरिटी का साथ दिया, लोगों ने इमरान खान के बयानिए को तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि इस बयानिए में हमें अपना मुस्तकबिल दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने हुकूमत की पेशकश और रियायत, फंड्स, मराद मुस्तरद की और बल्ले पे मोहर लगाई। शाह साहब, अगर पंजाब में अब बेहतर फैसला आता है और आपकी हुकूमत बन जाती है तो आप सब ख्याल कर सकते हैं पाकिस्तानी कौम के कौमी असम्बली में भी आप वापस आएंगे? देखिए, कौमी असम्बली तो अपना, जिसे कहते हैं ना, अपना रेज़ो दत्र खो चुकी है, रिडंडेंट हो गई है। कौमी असम्बली में तो आप देख रहे हैं ना, हल नहीं है। हमारा कौमी असम्बली में अगर बैठने से मुल्क इस भंवर से निकल सकता है तो हम उसके लिए भी तैयार थे। लेकिन सच्ची बात है, मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ कि हमारे असम्बली में बैठने से मसला हल नहीं होगा। मसला हल होता है नए इंतखाबात, फ्रेश मैंडेट। इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है और हमने तजर्बा करके देखा है कि जो हमारी अददी अक्सरियत थी, उस अक्सरियत के बलबूते पर जो बड़े इक़दामात हम लेना चाहते हैं हम वो ले नहीं पाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कौम को मौका मिले कि इमरान खान के विज़न को सामने रखते हुए, उसके मंशूर को सामने रखते हुए हमें इतनी अददी अक्सरियत दें कि हम वाक़तन जो है पाकिस्तान में तब्दीली लाकर दिखाएं। अच्छा सर, ये आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, यहाँ हुई तो यहाँ हमने देखा ये बेंच मखसूस जमात के हवाले से या सियासी केसेस जो सुनता रहा उसकी शरह तकरीबन 100% है। तो इस वजह से जब उन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो एक मखसूस बेंच पर या जजेस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इन तहफ़्फ़ुज़ात को आप सुप्रीम कोर्ट पर हमला तो नहीं कराते? नहीं, देखिए, मैं इसका जवाब दे दूँ। यही मखसूस बेंच जब बैठा हुआ था, जब सूरी साहब की रूलिंग का केस सुन रहे थे, तो इन एतराज़ क्यों नहीं किया? यही मखसूस बेंच था ना। फुल कोर्ट क्यों नहीं मांगा? फुल कोर्ट क्यों नहीं मांगा? देखिए, ये तो बात ना हुई ना। ये तो आग लोगों की आंखों में अब धूल झोंकेंगे, ऐसा नहीं होगा। लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं। और एक चीज़ और ऐड कर दूं मैं यहाँ कि बिलावल जरदारी साहब ने आज फुल कोर्ट बार बार मांगा, तो मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से शाह साहब हिस्ट्री को भी समझते हैं और पाकिस्तान की सियासत को भी समझते हैं। तो भुट्टो साहब को जो फांसी हुई थी वो भी फुल कोर्ट से हुई थी। तो बिलावल जरदारी साहब को मेरा पैगाम है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि फुल कोर्ट है या 3 जजेस का बेंच है या 5 जजेस का। बात ये है कि असूल की बात क्या है, आइन की बात क्या है, कानून की बात क्या है। अगर आप 3 जजेस के सामने साबित नहीं कर सकते एक चीज़, तो आप 17 जजेस के सामने भी साबित नहीं कर। अगर आपकी बात में दम है, आपकी बात में वज़न है, आपके पास इस्तदलाल है, तो आपने जो बात 17 के सामने करनी है वो बात आप 3 के सामने करके वो कर लें। और अगर वहाँ से आपके साथ इंसाफ नहीं होगा और आपकी बात में वज़न होगा तो मीडिया आपके सामने है, आवाम की अदालत आपके सामने, आप उसके सामने ले आइएगा। आपके पास बात नहीं है करने को असल में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, फुल कोर्ट की तश्कील की कोई बुनियाद होनी चाहिए ना। क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर ज़ेर बहस था? अगर कोई इस नौइयत का मसला होता, फुल कोर्ट बने हैं, लेकिन कई दफ़ा फुल कोर्ट की दरख्वास्त और कई मरतबा मुस्तरद भी हुई है। बहुत से केसेस ऐसे हैं कि फुल कोर्ट का मुतालबा किया गया आज से पहले और वो नहीं माना गया, क्योंकि उस वक्त के जज साहबान की नज़र में उसकी अहमियत नहीं थी, उसका वज़न नहीं था। जहाँ उनने समझा कि वज़न है तो वहाँ उन्हें बनाया। और ये अख्तियार किसका है? ये अख्तियार चीफ जस्टिस साहब का है। उसका बड़ा वसी केस लॉ मौजूद है। आप डिक्टेट नहीं कर सकते कि आपकी पसंद का मतलब है कि बेंच हो, ऐसा होता नहीं है। आप नहीं कहें। देखिए, जिस किस्म के जुमले उनने कहे हैं,
یہ ان کو زیب نہیں دیتا. یہ کہہ دینا میچ فکسنگ اور بینچ فکسنگ یہ ان کو زیب دیتا ہے. انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی, کوئی ایسا, ان کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ کنٹمپٹ کی زد میں آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج جج صاحبان نے بہت کچھ سوالو کیا ہے, بہت کچھ برداشت کیا ہے ان دا لارجر نیشنل انٹرسٹ. انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا انٹرسٹ ایک ہے کہ اپریل سے یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے اور عدم استحکام ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ اسٹیٹ آف پاکستان اس کا مسلسل اس کی شکار رہے. ہم رات بیٹھیں گے, تاخیر سے بیٹھیں گے, دن ٹائم دیں گے تاکہ یہ جلد از جلد اس کیس کو نپٹایا جائے اور ملک میں اسٹیبلٹی آئے. تو انہوں نے تو بڑی فراخ دلی سے, بڑی بردباری سے ان کی بدتمیزی برداشت کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے جس لیول پہ گرے ہیں ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی. شاہ صاحب پنڈورا باکس نہیں کھولیے گا, کل تو کوئی جلسے کریں گے, جلوس کریں گے, لوگ لے آئیں گے کہ سر کریں. دیکھیے بھائی جان, دیکھیے جلسے جلوس کرنے میں ہمیں کون روک سکتا ہے؟ نہیں فل بینچ کے لیے سر کریں, شوق سے کر لیں. ایک لبرٹی میں یکجہتی کا بھی کیا تھا نا, لبرٹی چوک میں ایک یکجہتی کا مظاہرہ کیا تھا. اللہ رکھا پیپسی والا کے ساتھ. آپ اگر اللہ رکھا پیپسی کو لے آئیں اور اس کی وجہ سے فل کوٹ مل جائے تو آپ کہہ نہیں سکتے. تھینک یو. ریاستی ادارے کے سربراہ پہ حملے کر رہے ہیں. میں نے آپ کی کونی دیکھ لی تھی, آپ نے کو لگائی تھی, میں سمجھ گیا تھا سوال کہاں سے آ رہا ہے. تھینک یو.